friends, I'm Astha. Welcome to our channel NDA Buddies and today we are going to learn some physics concepts और फिर हम इसके साथ इनके क्वेश्चंस भी करेंगे. ओके और ये हमारे फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स की 5th सीरीज है. ओके इसमें हम मेनली क्या पढ़ेंगे? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, अब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी क्या होती है, रिजिडिटी क्या होती है, ओके प्लास्टिक बॉडीज क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है. तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स का सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है. ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इन योर CDS एग्जाम और NDA एग्जाम. ठीक है, इससे बहुत ही एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ओनली कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं. ओके तो यहाँ पर हमने आपको बहुत ही शॉर्ट में इसके जो आपको पढ़ना है, जिसमें सिर्फ आपको जिन टॉपिक्स में ध्यान देना है, हमने सिर्फ आपको उसी के नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है भाई, तो पहला जो टॉपिक है जिसमें हमें ध्यान देना है वो है हमारा इलास्टिसिटी. अब भाई इलास्टिसिटी हम सब ने सुना है नाम की. इलास्टिसिटी ये होती क्या है? ये बेसिकली आपने सुना होगा कि रबर बैंड होता है. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ये क्या होती है कि अगर किसी भी चीज़ में कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे, किसी भी बॉडी पे अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप उसको छोड़ते हो वो एक्सटर्नल फोर्स हटाया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है, तो अगर वो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? उस बॉडी के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिक प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब वो क्या शो कर रही है? इलास्टिसिटी शो कर रही है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं. नेक्स्ट जो हमारी आती है प्रॉपर्टी, सम टर्म्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी पे हमें ध्यान देना है कि इससे रिलेटेड भी टर्म्स होती हैं. भाई कौन कौन सी टर्म्स होती हैं? वो पहला है, हमें देखना है डिफॉर्मिंग फोर्स. अब भाई डिफॉर्मिंग फोर्स तो सबको पता है कि ये क्या होता है. ये ऐसा फोर्स होता है कि किसी भी बॉडी पे आप जब फोर्स लगाते हैं तो अगर उसके मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया? चेंज हो गया उनकी पोजीशन पे, ठीक है, या उसके वॉल्यूम में कोई चेंज आया, लेंथ में कोई चेंज आया, उसकी शेप में कोई चेंज आया, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स. मतलब कि उसके फॉर्म में, ठीक है, जो उसका शेप है बॉडी का उसको चेंज कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या? परफेक्ट इलास्टिक बॉडी. भाई परफेक्ट इलास्टिक बॉडी हम किसे बोलेंगे? जिसमें अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो बॉडी पूरी की पूरी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है, इसका मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक है. ये भी सिंपल है. नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक बॉडी. भाई प्लास्टिक बॉडी अपोजिट होती है इलास्टिक बॉडी के. ठीक है, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? अगर आपने कोई फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, और अगर वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में नहीं आई, ठीक है, तो क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? वो प्लास्टिक बॉडी होगी. मतलब कि उस परमानेंटली उसमें चेंज आ गया उसके शेप में. ओके, इलास्टिक लिमिट क्या होता है? अब भाई इलास्टिक लिमिट जो होती है, कोई भी बॉडी होती है, ठीक है, ये मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है अप टू विच अ बॉडी रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, मतलब कि जब तक जो इलास्टिसिटी होती है, जब तक वो बॉडी ये प्रॉपर्टी शो कर सकती है, तब तक वो फोर्स, ठीक है, और जब तक वो उसको पार कर जाता है तो क्या आ जाती है? हमारी इलास्टिक लिमिट आ जाती है. ओके, तो ये क्या होता है? ये मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स होता है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है क्या भाई? स्ट्रेस. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें स्ट्रेस. तो स्ट्रेस क्या होता है? बेसिकली जब भी हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो भाई इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है. तो वो ओरिजिनल पोजीशन में कैसे आएगी? स्ट्रेस ये एक्सप्लेन करता है. ठीक है, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स में क्या लग रहा होगा? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगता है. इसमें क्या लगता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है पर यूनिट एरिया में जो डिफॉर्म्ड बॉडी होती है उस पर. दैट इज वाई इलास्टिसिटी, जो स्ट्रेस होता है, ये देता है, क्या देता है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी देता है. ठीक है, तो हमारे जो स्ट्रेस भी होता है वो भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं. ठीक है, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? बेसिकली जो हम नॉर्मली किसी भी चीज़ को, जब किसी भी चीज़ में डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करते हैं पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं. टेंजेंशियल क्या होता है? जब हम टेंजेंशियली
किसी भी चीज़ में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियली लगाते हैं पर यूनिट एरिया, तो उसे हम कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्या? स्ट्रेन। अब भाई स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ कॉन्फ्रिगेशन। ठीक है, ये रेशियो होता है कॉन्फ्रिगेशन का, किसका? जब हमने स्ट्रेस लगाया, उसमें किसी भी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो जो स्ट्रेस पैदा हुआ, ठीक है, मतलब जो बॉडी में चेंज हुआ, और जो ओरिजिनल बॉडी थी उसका रेशियो क्या होगा? ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। अब जो स्ट्रेन होता है ये भी काफ़ी टाइप्स का होता है। काफ़ी टाइप्स का क्या? जस्ट 3 टाइप्स का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और सियरिंग स्ट्रेन। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है भाई? ये चेंज इन लेंथ होता है पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, जो नई लेंथ बनी आपकी, ठीक है, जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ओरिजिनल लेंथ और जो नई लेंथ बनी उसके बीच का रेशियो होता है। वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या होगा भाई? वॉल्यूम स्ट्रेन में वॉल्यूम में कितना चेंज आया। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेन में टेंजेंशियली क्या चेंज आया बॉडी में। ठीक, इसमें हम वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा हुक्स लॉ। ये लॉ इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी बहुत सिंपल सा लॉ है। जो हुक्स लॉ होता है वो हमें पहली बात याद रखना है कि ये विद इन इलास्टिक लिमिट काम करता है। ठीक है, मतलब कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ही ये लॉ हम फॉलो करेंगे, इसके बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, और ये लॉ जो होता है ये बॉडी में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा होता है डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, वो ये बताता है कि ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कि बॉडी में जो लगाया गया स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के क्या होता है? प्रोपोर्शनली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो हियर यू कैन से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे पास हमको 3 कांस्टेंट मिलते हैं। हियर यू कैन सी, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो कौन कौन से होते हैं? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो भाई ये भी काफ़ी सिंपल चीज़ है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कि ये भी विद इन भाई ये विद इन इलास्टिक लिमिट काम करेंगे। ठीक है, ये बताता है कि नॉर्मल स्ट्रेस जब हमने स्ट्रेस लगाया तो लेंथ में लॉन्गिट्यूडनली जितना चेंज आया, ओके, लेंथ में जो चेंज आएगा वो हमें क्या बताता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है। अब बल्क में क्या होता है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में वॉल्यूम में जितना चेंज आएगा, मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जितना आएगा उस बॉडी में, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी में क्या होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना पैदा होता है। ठीक है, टेंजेंशियली अगर जितना चेंज आएगा बॉडी के शेप में, तो वो क्या होगा? उसे हम किससे फाइंड आउट करेंगे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? पॉइजन्स रेशियो। अब भाई जो पॉइजन्स रेशियो होता है ये ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ये क्या होता है? ये रेशियो होता है किसके बिटवीन, किसके बीच में? जो हम लेटरल स्ट्रेन लगाते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जितना भी चेंज आएगा बॉडी में उसका रेशियो हम क्या बोलते हैं? उसको पॉइजन्स रेशियो। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, जिनको हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, क्या है थ्योरेटिकल वैल्यू किसकी? बिटवीन पॉइजन्स रेशियो की, वो -1 से लेकर के +½ तक रहती है। ठीक है, मतलब कि आप ये भी ले सकते हो, और क्या रहती है? 0 से लेकर के 0.5 तक। ठीक है, हाफ को हम यही बोलते हैं, तो ये हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्या आते हैं? हमारे रिलेशंस आते हैं। अब जो ये रिलेशंस आते हैं भाई ये हमें याद रखने हैं। जस्ट 4 रिलेशंस होते हैं। ओके, तो इनको जस्ट हमें याद रखना है। तो यहाँ से जो हमारी ये जो इसके बारे में जो थियोरी है, जितना टॉपिक है, वो हमने सब कवर अप कर लिया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पास्ट ईयर क्वेश्चन से काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। ओके, तो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन टर्म्स ऑफ के एंड eta, Poisson's ratio sigma can be expressed as। ओके भाई, तो here we can see, यहाँ पे Poisson's ratio क्या है हमारा? सिग्मा इज इक्वल टू 3k - 2eta/2eta + 6k। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं here our
बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, 3k माइनस 2 ईटा माइनस 2 3k प्लस m. ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है? द एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर इज. अब भाई हमें पता है कि स्ट्रेच्ड वायर जो होता है उसमें कितनी एनर्जी होती है. ठीक है, जो स्ट्रेच्ड वायर होता है उसमें हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन. क्यों भाई? क्योंकि जब कोई भी वायर स्ट्रेच होगा, ठीक है, जब वो स्ट्रेच होता है तो उसमें क्या क्रिएट होता है? उसमें स्ट्रेस क्रिएट होता है. ठीक है, तो और जो लोड होता है उसमें हम लोड भी ऐड करेंगे और क्या ऐड करेंगे? जितना एक्सटेंशन हुआ. ठीक है, तो बेसिकली कितना होता है? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा क्या? आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विच हैज़ मैक्सिमम इलास्टिसिटी. ठीक है भाई, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है कि लिक्विड में होती है कि गैस में होती है, किस में होती है? तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, अगर आप सॉलिड को डिफॉर्म करोगे तो वो वापस से क्या हो जाएंगे? अपने शेप में आ जाएंगे. लेकिन अगर गैस को एक बार डिफॉर्म करोगे तो वो नहीं आ पाएगी. ठीक है, वो चेंज हो जाएगी. सेम लिक्विड भी चेंज हो जाएगा. ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारा भाई द यंग्स मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज. तो हमने ये पढ़ा है क्या होता है? इन्फानाइट. ठीक है, जो यंग्स मॉडुलस होता है रिजिड बॉडीज के लिए वो क्या होता है? इन्फानाइट होता है. ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ लिक्विड हैज़ ओनली. ठीक है भाई, तो शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस. ओके भाई, तो लिक्विड में बेसिकली हम क्या देखते हैं? वॉल्यूम देखते हैं. और वॉल्यूम कौन से मॉडुलस में हम देखते हैं? बल्क मॉडुलस में. ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट है हमारा द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर पॉइजन्स रेशियो फॉर अ मेटल. ओके, हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमने पढ़ा था अपनी थ्योरी में. कितना होता है? 0 to 0.5. हमने 0 से प्लस हाफ तक लिया था. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ विच बॉडी रिगेन्स. ओके, यहाँ पे हमें ध्यान देना है रिगेन्स और टेंस टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है. ठीक है, आफ्टर द रिमूवल फोर्स अप्लाइड. ठीक है भाई, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है? बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी होती है जब इसमें हम फोर्स अपना हटाते हैं तो वो वापस से अपने शेप में आ जाती है. ओके, हमने पढ़ा है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इलास्टिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड. ठीक है भाई, तो हमें पता है कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन नहीं होगा. स्ट्रेन क्या होता है? ये रेशियो होता है कितना चेंज आया ओरिजिनल बॉडी में से. ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड. ठीक है भाई, तो हमें पता है क्यों? क्योंकि इसमें पहली बात तो रेशियो है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. तो ठीक है, यहाँ पे पहली बात स्ट्रेस तो हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल का और बाद में जो चेंज हुआ उसका रेशियो है, तो ये होगा तो स्ट्रेन. पर अगर वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम में स्ट्रेन है, तो यहाँ पर क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेन. ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो ये हमारी सीरीज़ होती है ये ख़त्म हो जाती है. एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा. ओके, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, जस्ट 30 to 31 डेज ही बचे हुए हैं फॉर योर CDS एग्जाम. एंड आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत है. ठीक है, तो हम आपको रिवीजन करवाएंगे. ओके, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट. थैंक यू.